हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल बॉक्स, ख़त्म किया था। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने उसे डिटेल में देखा वन डायमेंशनल बॉक्स। अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स, 3D बॉक्स। तो 3D मीन्स 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम कोशिश करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की। ओके, सो x, this is your y and this is your z coordinate। ओके, और हर तरफ जो बॉक्स है वो क्यूबिक बॉक्स है, तो हर तरफ इसकी लेंथ a है, ये डिस्टेंस भी इसकी a है और ये हाइट भी इसकी a है। मतलब z कोऑर्डिनेट पे भी वैल्यू है 0 से a, x पे भी 0 से a और y पे भी 0 से a। और ये अज्यूम किया गया है, ये मान लिया गया है कि इंटरनल पार्ट जो है, मतलब इस बॉक्स के अंदर y 0 से a, x 0 से a और z 0 से a जो क्यूब बनता है, उस क्यूब के भीतर किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है? 0 है। और इसके बाहर अनंत है, अर्थात पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता और पार्टिकल इस बॉक्स के भीतर किसी तरह की कोई स्थितिज ऊर्जा फील नहीं करता। तो ऐसी परिस्थिति में हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो Vx है दैट इज़ 0 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a एंड v इक्वल्स टू इनफाइनाइट अदरवाइज। इसका मतलब ये है, या हम यहाँ लिख दें अदरवाइज v इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सिमिलरली vy इक्वल्स टू 0 कब? जब 0 से a के बीच हो y का मान, एंड v z इक्वल्स टू 0 अगर z का मान भी क्या हो? 0 से a के मध्य हो, और अदरवाइज v क्या है? इनफाइनाइट। सो दिस इज़ आवर सिस्टम कि x y z 3 कोऑर्डिनेट हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स पे जो स्पान है कोऑर्डिनेट का वो है 0 से a तक, और इस 0 से a मतलब a बाई a का जो बॉक्स बनता है, उस बॉक्स के भीतर स्थितिज ऊर्जा है वो 0 है। तो ऐसे सिस्टम के लिए अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना चाहें, तो तीनों कोऑर्डिनेट को लेते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना चाहें, तो हमारी इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर वो 3 कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं तो उसका प्रारूप कुछ ऐसा होगा। अब ये जो साई है, द साई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, बट दीज एक्स वाई जेड आर itself इंडिपेंडेंट फंक्शन, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो साई x, y और z है वो 3 फंक्शन से मिलके बना है, fx, fy और fz, जो केवल x, y और z पे इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट है। मतलब fx जो है वो y z से रिलेटेड नहीं है, y है वो x और z से रिलेटेड नहीं है, और z है वो x और y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड नहीं है। ये 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन का ग्रुप है, दैट इज साई। तो इस के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अगर मैं इंडिपेंडेंट फंक्शन की फॉर्म में लिखूँगा तो आएगा एफ वाई एफ जेड डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स। सिमिलरली वाई के लिए लिखूँ तो डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स एफ जेड डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ वाई, एंड फॉर जेड एफ एक्स एफ वाई डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर एफ जेड। ओके, तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, और साई की जगह मैं ये यूज़ करूं तो आप देखें इक्वेशन का प्रारूप कैसा हो जाएगा। एफ वाई एफ जेड डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ एक्स एफ जेड डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ वाई प्लस एफ वाई एफ एक्स एफ वाई डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर डेल जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर ई एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा अपना श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मेट। नाउ इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे सामने आई है, नंबरिंग कर दें हम, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। इस पूरी फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को हम इस तरीके से डिवाइड कर दें, इस क्वांटिटी से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर से फोर्थ इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा, इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई 1 अपॉन एफ एक्स डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस सेकेंड स्टेप हो गई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई 1 अपॉन एफ वाई डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ वाई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई 1 अपॉन एफ जेड डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर एफ जेड प्लस ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? ई बचेगा, ई इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन में ये 1, 2, 3 एंड 4 4 कंपोनेंट हैं, 4 घटक हैं। पहला घटक है, इसमें केवल और केवल वेरिएबल क्या है? x। तो पहला घटक x का है, दूसरा y का है, तीसरा z का है, और ये क्या है? ये एक
कांस्टेंट है, क्योंकि आपने अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी होगी तो E एक्चुअल में E जो है वो कहाँ से आया है, E आया है हैमिल्टोनियन साई, E साई। तो ये क्या है, ये है एक आइगन वैल्यू है, दैट इज़ रियल कांस्टेंट वैल्यू। तो E जो है वो कांस्टेंट है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और E कांस्टेंट है। अब आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं y और z को, मतलब y और z को कांस्टेंट रखूं, केवल x को वेरी करूं, तो देखें आप y कांस्टेंट, z कांस्टेंट और E ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ये भी क्या बचा, n इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। सो मैं इन कंपोनेंट्स को सिमिलरली, मैं अगर y को वेरी करूं और x और z कंपोनेंट को कांस्टेंट करूं, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो दिस विल आल्सो बी ए कांस्टेंट। एंड सिमिलरली फॉर z कंपोनेंट को वेरी करें और x और y को कांस्टेंट रखें, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी। सो फॉर ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स डिपेंडेंट ऑन x, y एंड z, जो x, y, z पे जो तीन कंपोनेंट, तीन घटक जो निर्भर कर रहे हैं, ये वास्तव में एक नियतांक के बराबर हैं। तो इन्हें मैं ऐसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर me 1 अपॉन fx डेल अपॉन डेल x स्क्वायर fx इक्वल्स टू ex, और ये साइन माइनस का। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है ये माइनस ex के बराबर है, ये माइनस ey के बराबर है, और ये माइनस ez के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। देन सिमिलरली h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर me 1 अपॉन fy डेल अपॉन डेल y स्क्वायर fy इक्वल्स टू ey। And lastly, I can remove this. Lastly, h square upon 8 pi square me 1 upon fz डेल अपॉन डेल z स्क्वायर fz इक्वल्स टू ez। ओके, और मैं लिख सकता हूँ माइनस ex प्लस ey प्लस ez प्लस e इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं कि ये जो E है, ये जो E कांस्टेंट है, ये तीन कांस्टेंट से मिलके बना है, जो तीनों केवल और केवल अपने कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स ये E जो एनर्जी कांस्टेंट है, दैट इज समेशन ऑफ Ex, Ey एंड Ez, Ex, Ey एंड Ez। सो यहाँ से आप एक किसी का भी सॉल्यूशन देखें, इसको हम अगर लें तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर ex fx इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x स्क्वायर fx माइनस, मैं इस कंपोनेंट को इधर ले गया, इस पूरी राशि को, तो ये ऊपर चली जाएगी, और मैं इसे लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर fx डेल x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर ex fx इक्वल्स टू 0। और आप देखें इसे, दिस विल बी kx स्क्वायर fx, तो ये क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ओनली x कोऑर्डिनेट के लिए, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू वन डायमेंशनल बॉक्स। ये वन डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व किया था,
जिसका सॉल्यूशन हमें मिला था, क्या मिला था सॉल्यूशन? हमें मिला था एफ एक्स या साई एक्स था वहाँ पे जब हमने ए की कोऑर्डिनेट लिया था, तो साई एक्स इक्वल्स टू रूट 2/a साइन n/a x। सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड आप लिख सकते हैं एफ वाई इक्वल्स टू रूट 2a साइन n/a y and f z equals to root 2a sin n/a z. Okay, and so forth ex equals to n square h square upon 8me a square and ey equals to n square h and x, this is for y, upon 8me a square and ez is also similar, and z h square upon 8me a square. So this is just similar to, this equation is just similar to one dimensional box. So and psi is composition of psi x y z, तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करने वाला psi is just multiple of these three independent functions. तो psi x क्या हो गया? psi क्या हो गया? ये गुणा ये तीनों को आप करें तो आपको मिलेगा 8/a³ का अंडर रूट साइन n/a x साइन n/a y साइन n/a z। एंड एनर्जी, अगर आप इसकी एनर्जी देखें तो हमने अभी देखा E इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, सो टोटल एनर्जी इज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8me a square. This is energy of 3-dimensional box and this is psi of 3-dimensional box. तो अगर आपको 1 डायमेंशन पता है तो आपको 3 डायमेंशन पता है। अगर आप 2 डायमेंशन के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं, सिमिलरली इफ़ यू वांट टू राइट इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल बॉक्स, यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस में आगे अगर आप एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री रखते हैं तो कई बार सवाल पूछा जाता है 2 डायमेंशनल बॉक्स। तो आपके पास 2 डायमेंशन, मान लीजिए एक्स एंड वाई, आपको पता है एक्स एंड वाई, जस्ट मल्टीप्लाई देम, तो साई हो जाएगा आपका रूट 2a रूट 2D बॉक्स अगर होता तो क्या होता? 2D बॉक्स अगर आपका होता तो क्या होता? तो 2D बॉक्स अगर होता तो आपके पास साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, तो 2/a रूट 2/a इंटू रूट 2/a, तो 2/a साइन n/a x साइन n/a y। और एनर्जी अगर आपको लिखनी हो x एंड y, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर 8me a स्क्वायर। सो दिस इज 2 डायमेंशनल बॉक्स, दिस इज 3 डायमेंशनल बॉक्स, और हमने पिछली क्लास में देखा था 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो अगर आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स पता है तो यू कैन इजीली राइट इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल बॉक्स, जहां आपके पास n x n y n z 3 n वैल्यूज़ आएंगी एक x के लिए, और हमें इक्वेशन से पता है कि जो साई है वो 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट फंक्शंस का मल्टीपल है x, y एंड z। और ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट के फंक्शन हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं, लंबकोणीय होते हैं। तो एफ एक्स एफ आई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एफ एक्स के लिए एफ आई कॉन्स्टेंट है,
एफ आई के लिए z और x कांस्टेंट है, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो जब x के सापेक्ष करोगे तो केवल इसका अवकलन समाकलन या इसमें ही परिवर्तन होगा, y के सापेक्ष करो तो केवल इसमें होगा और z के सापेक्ष केवल इसमें होगा। तो आप इजीली x y z के लिए इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड वन थिंग जो वन डायमेंशनल बॉक्स में कंडीशन थी वो यहाँ भी है कि n की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम जो n है वो क्या होगा 1। तो nx के लिए भी 1, ny के लिए भी 1 और nz के लिए भी 1। तो अगर मैं सबके लिए 1 1 1 लिखूं तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या आई, E 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो आएगी E 3h स्क्वायर एट me a स्क्वायर। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड एनर्जी ऑफ 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो आपने देख लिया कि जो तरंग फलन है त्रिविमीय बॉक्स का वो उसका तरंग फलन और उसकी ऊर्जा आपने देख ली है। तो आगे हम डिजेनरेसी की बात करेंगे, है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।